हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। स्वागत आप सभी का दीपक ट्यूटोरियल्स में। चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स की जो प्रीवियस क्लास हुई थी उसके अंदर हम लोगों ने देखा था किसी भी केमिकल रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर के बारे में, यानी कि अणुसंख्या और कोटि के ऊपर में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। किसी भी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी हम लोग कैसे निकालते हैं और जो ऑर्डर होता है वो हम कैसे पता करते हैं, रेट लॉ के अकॉर्डिंग। फिर जो मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर है दोनों के अंदर हम लोगों ने 3-4 डिफरेंस भी देख लिए थे। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि शून्य कोटि की अभिक्रियाओं के ऊपर हम लोग बात करेंगे। लेकिन आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले जो प्रीवियस क्लास के अंदर मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, उसको हर रोज जो नेक्स्ट वीडियो होता है उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको उसके आंसर देता हूँ। तो प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को रिएक्शन के 2 ऑर्डर्स बताए थे और ये पूछा था कि इन दोनों ऑर्डर की रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट होगा के, उसकी यूनिट क्या होगी। ठीक है, तो मैंने आपको 2 रिएक्शन दी थी, इसमें एक रिएक्शन का ऑर्डर था 3/2 और दूसरी रिएक्शन का ऑर्डर था 5/2। ये 2 रिएक्शन थी जिसमें एक रिएक्शन का ऑर्डर 3/2 था और दूसरी रिएक्शन का ऑर्डर 5/2 था। ठीक है बात। जब हम लोग के की यूनिट निकालते हैं, यूनिट ऑफ के, तो हम लोग लिखते हैं मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 - n। ठीक है, और यहां पे हम लोग लिख देते हैं सेकेंड इनवर्स। ये किसी भी रिएक्शन, चाहे रिएक्शन का ऑर्डर जो भी है, किसी भी रिएक्शन का जो ऑर्डर है उसके लिए यूनिट लिखने का तरीका ये है। ठीक है, अभी ये n क्या है, तो ये n है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो अगर मैं लिखूंगा k 3/2, पहली बात तो इसका मतलब क्या है, तो जो रिएक्शन का ऑर्डर होता है हम उस k के आगे वो चीज लिख देते हैं। जैसे जीरो ऑर्डर की रिएक्शन के लिए हम लोग लिखते हैं k0, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन के लिए k1, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए k2। अगर रिएक्शन का ऑर्डर 3/2 है तो k 3/2 इज मोल लीटर इनवर्स टू द पावर 1 - 3/2, 1 - 3/2 सेकेंड इनवर्स। अब देखो 1 में से जब आप लोग 3/2 को माइनस करते हो तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 2 आ गया। ये बन जाएगा यहाँ पे 2 - 3, तो -1/2। जब आप लोग 1 में से 3/2 को माइनस करोगे तो कितना बन जाएगा, -1/2। तो यहाँ पावर क्या लग जाएगी, तो k 3/2 इज इक्वल्स टू मोल लीटर इनवर्स टू द पावर -1/2 सेकेंड इनवर्स। क्लियर है ये बात। अभी आप लोग देखिए k 3/2 इज इक्वल्स टू मोल, तो मोल की पावर 1 है, अगर कोई पावर नहीं तो पावर 1 है। 1 की पावर -1/2 ये बन जाएगा -1/2, तो मोल की पावर -1/2 लीटर इनवर्स में, मतलब लीटर की पावर ऑलरेडी -1 है और -1 की पावर -1/2, तो माइनस से माइनस कैंसिल होके ये पावर ओनली 1/2 बन जाएगी। तो लीटर की पावर 1/2 और सेकेंड इनवर्स ये लीजिए। अगर किसी रिएक्शन का ऑर्डर 3/2 है तो उसकी जो यूनिट बनेगी वो ये बनेगी, मोल की पावर -1/2 लीटर टू द पावर हाफ एंड सेकेंड इनवर्स। क्लियर है ये बात इतनी। इसी तरीके से हम लोग k 5/2 भी निकाल सकते हैं। k 5/2 हो जाएगा हमारा। k 5/2 कैसे होगा, देखिए मोल लीटर इनवर्स टू द पावर 1 - 5/2 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो देखिए 1 - 5/2 जब करते हैं दोनों का एलसीएम आया 2, यहाँ पे 2 माइनस का 5 तो माइनस का 3/2, बोलो आएगी ये चीज। तो हम लोग लिख देंगे मोल लीटर इनवर्स टू द पावर -3/2 सेकेंड इनवर्स।
तो मोल की पावर -3/2, तो ये तो ऐसा कैसा आ जाएगा, मोल की पावर -3/2, लीटर की पावर ऑलरेडी -1 में है, -1 की पावर -3/2, तो 3/2, और सेकंड इनवर्स ये लीजिए। ये आपके यूनिट आएगी कब, जब आपकी जो रिएक्शन का ऑर्डर है वो 5/2 है, तो जब 5/2 आएगा तो ये यूनिट बनेगी, जब 3/2 ऑर्डर रहेगा तब ये यूनिट बनेगी। तो इसे हम ये बोल सकते हैं कि जो रेट कांस्टेंट होता है के, उसकी जो यूनिट होती है वो फिक्स नहीं होती, वो चेंज होती रहती है ऑर्डर चेंज होने के साथ साथ। यानी कि रेट कांस्टेंट की जो यूनिट होती है वो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के ऊपर में डिपेंड करती है। क्लियर है ये बात, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अभी हम लोग हमारी आज की क्लास जो उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, पहले इसको नोट कीजिए। तो अभी फाइनली हम लोग जो प्रीवियस क्लास के अंदर आप लोगों को मैंने क्वेश्चन दिया था एक, उसको हमने सॉल्व आउट कर लिया। अभी हम लोग जो आज की हमारी क्लास का टॉपिक है उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज की हमारी क्लास का जो टॉपिक है वो है जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन। जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन, इसको हिंदी में अगर मैं कहूं तो मैं लिख सकता हूं शून्य कोटि अभिक्रिया। शून्य कोटि अभिक्रिया, ठीक है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन अपन स्टार्ट करेंगे अभी, लेकिन उससे पहले भी मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीज और बताना चाहूंगा। पहले आप लोग वो चीज देखिए, उसके बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जो हमारी आज की इस क्लास का सबसे मेन जो टॉपिक है। मतलब आज की क्लास का जो नाम है वो यही है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। बट इसको स्टार्ट करने से पहले एक जो छोटी सी चीज है वो मैं आपको बताऊंगा, जिसके अंदर हम लोग बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए अभी 2-3 क्लास पहले मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। उसके अंदर अगर आप लोगों को ध्यान है तो सबसे पहला जो मैंने फैक्टर लिया था वो हम लोगों ने लिया था कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि अभिकारक की सांद्रता, ठीक है। पहला जो प्रभावित करने वाला कारक हम लोगों ने लिया था वो अभिकारक की सांद्रता ली थी, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिया था। और ये तो मेरे अकॉर्डिंग पूछना ही नहीं चाहिए कि ये रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देगा कि घटा देगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो 4-5 फैक्टर हम लोगों ने लिए थे वो सारे के सारे ही रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर रहे थे, बढ़ा रहे थे। तो ये भी बढ़ा देगा। अभी अगर मैं ये कहूं कि ए मिलकर के प्रोडक्ट बना रहा है, ये कोई केमिकल रिएक्शन है जिसमें ए मिलकर के प्रोडक्ट बना रहा है, अगर मैं ए की कंसंट्रेशन को बढ़ा दूंगा तो इस रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा। बोलो क्लियर है ये बात, बढ़ जाएगा। लेकिन अगर मैं ए की कंसंट्रेशन को 2 गुना बढ़ा दूं, 2.5 गुना बढ़ा दूं, 3 गुना बढ़ा दूं, तो रिएक्शन का रेट कितना बढ़ जाएगा, ठीक है, बढ़ जाएगा। ये एक अलग तरीका है कि भाई मैंने रिएक्शन का जो रिएक्टेंट था उसकी कंसंट्रेशन बढ़ा दी तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया, ठीक है। ये एक अलग एनालिसिस है। अब मैं ये कहूं कि मैं जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है उसको इतना बढ़ा दूं तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना बढ़ जाएगा, अभी इस बारे में हम लोग बात करेंगे। तो मान लो आप लोगों को ये दे दे, इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो 2 है। इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है, जो कोटि है वो कितनी है, 2 है, ठीक है। यानी कि मैं आप लोगों को ये बोल दूं कि ये अभिक्रिया द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। ये अभिक्रिया जो है वो क्या है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। अब अगर मैं इस ए की कंसंट्रेशन को डबल कर दूं, क्या कर दूं, इस ए की कंसंट्रेशन को 2 गुना कर दूं, तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट आएगा, वो कितने गुना बढ़ जाएगी, तो हम लोग इजीली इस चीज को बता सकते हैं। देखो कैसे बताएंगे, इस चीज को आप लोग बड़े ध्यान से देखिएगा। मैं आप लोगों को ये कहूं कि अगर रिएक्शन का रेट 2 है, सॉरी
रिएक्शन का ऑर्डर 2 है, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है ROR, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इक्वल है किसके, के ए की पावर 2 के। मेरे को ये चीज कहां से पता चली, ए की पावर 2? तो देखो ऑर्डर क्या होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन अभिकारक की सांद्रता की कौन सी पावर पर डिपेंड कर रहा है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की जिस पावर पर डिपेंड करता है वही उसकी ऑर्डर बन जाती है। तो अगर ऑर्डर 2 है तो रेट ऑफ रिएक्शन KA/2 है। ठीक है बात। अभी आप लोग ये देखिए कि अगर मैं इस A की कंसंट्रेशन को दोगुना कर दे रहा हूं, अगर मैं डबल कर दे रहा हूं, तो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाएगा। वो क्या चेंज होगा, अभी था रेट ऑफ रिएक्शन, अभी मैं लिख दूं रेट ऑफ रिएक्शन डैश, एक अलग रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन अलग रेट ऑफ रिएक्शन, ये इक्वल होगा के। अगर मैंने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा दी तो क्या रिएक्शन का ऑर्डर चेंज हो जाएगा? कभी चेंज नहीं हो सकता। रिएक्शन का ऑर्डर एक प्रैक्टिकल वैल्यू है, उसमें कभी भी चेंज नहीं होगा। तो अभी मेरा रिएक्टेंट था A, तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा था A² पे। जब मैंने डबल कर दिया रिएक्टेंट तो वो बन गया 2A, और 2A मिलकर के बना रहा है प्रोडक्ट। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या बन जाएगा, 2A, सॉरी यहां लिख दूं मैं इसे 2A स्क्वायर। बोलो क्लियर है ये बात आप लोगों को? अभी आपको ये पूछा है कि रेट ऑफ रिएक्शन कितना गुना बढ़ जाएगा, तो ये वाली जो रेट है ये कितने गुना बढ़ जाएगी इससे, तो हम लोग क्या करेंगे, ROR डैश अपॉन ROR ये निकाल लेंगे। तो ROR डैश क्या है, K 2A स्क्वायर अपॉन K A स्क्वायर, K से K कैंसिल, A स्क्वायर से A स्क्वायर कैंसिल, तो 2 का स्क्वायर बच गया, 2 का स्क्वायर 4, यानी कि ये वाली रेट इस वाली रेट की तुलना में 4 गुना ज्यादा है। तो अगर ये रिएक्शन सेकंड ऑर्डर की है, अगर ये अभिक्रिया द्वितीय कोटि की है, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डबल करने पर रेट ऑफ रिएक्शन 4 गुना बढ़ जाएगा। समझ में आ गई ये बात? अभी जो हमने 2-3 क्लास पहले बात करी थी कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाने पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बढ़ जाएगा, ओनली बढ़ जाएगा। वो होता है क्वालिटेटिव अफेक्ट, ये है क्वांटिटेटिव अफेक्ट, मात्रात्मक। ठीक है, इतना गुना बढ़ा देने पर ये कितना गुना बढ़ जाएगा। तो ये बात आई होप आप सभी लोगों को क्लियर होगी। अभी एक और एग्जांपल मैं लेकर के आप लोगों को समझा दे रहा हूं जिससे आपको ये क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है बात, इसको नोट कीजिए आप लोग। तो अभी हम लोग एक और रिएक्शन पे बात करने वाले हैं। देखिए मैं आपको ये कहूं कि A प्लस B मिलकर के प्रोडक्ट बना रहा है, A और B मिलकर के प्रोडक्ट बना रहे हैं, जिसके अंदर जो रेट लो है वो आपको दिया गया है dx/dt इज इक्वल्स टू K। dx/dt मतलब रेट ऑफ रिएक्शन है, अभिक्रिया का वेग है, तो dx/dt इज इक्वल्स टू K A स्क्वायर एंड B टू द पावर हाफ। ये लीजिए, ये आप लोगों को रेट लो दे दिया। तो सबसे पहले इसमें आपको ये भी पूछा जा सकता है कि इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। तो ऑर्डर क्या होता है, अभिकारकों की सांद्रता की जो पावर है उसको ऐड कर दो, कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट्स की उनकी पावर को ऐड कर दो, इसकी पावर 2 इसकी पावर आधी, तो 2 प्लस हाफ ये इक्वल बन जाएगा किसके, 5/2 के। भाई 2 और आधा 2.5 होता है, 2.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5/2। इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो कितना आया, 5/2 आया। ये बात ठीक है, ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? अभी ये बोला जाए आप लोगों को कि A की कंसंट्रेशन को तो हम लोग क्या कर दें, डबल कर दें। A की कंसंट्रेशन को डबल कर दें और जो B की कंसंट्रेशन है उसको कांस्टेंट पड़ा रहने दें।
उस पे हम लोग कुछ कर नहीं रहे। तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट आएगा ये आप लोगों को बताना है। तो देखो हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू k a स्क्वायर एंड b टू द पावर हाफ। ठीक है, अभी जब ये चेंज कर देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन नया आ जाएगा और नया आकर के क्या बन जाएगा, dx अपॉन dt डैश, dx अपॉन dt डैश ये बन जाएगा k, पावर तो उतनी भी डिपेंड करेगा, अभी भी a की कंसंट्रेशन कितनी कर दी, डबल कर दी, तो ये बन जाएगा 2a स्क्वायर और ये b का b पड़ा है 1/2। समझ में आ गई ये बात अच्छे से, कोई डाउट नहीं है। ये वाला इस वाले से कितना बढ़ गया, तो dx अपॉन dt डैश अपॉन dx अपॉन dt ये निकालेंगे हम लोग। और dx अपॉन dt डैश कितना है, ये रहा k 2a स्क्वायर b टू द पावर हाफ अपॉन k a स्क्वायर एंड b टू द पावर हाफ। तो b की पावर हाफ से b की पावर हाफ कैंसिल, k से k कैंसिल, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, तो 2 का स्क्वायर बच गया, 2 का स्क्वायर 4। यानी कि जब हम लोग a की कंसंट्रेशन को डबल कर देंगे और b की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रख लेंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन में क्या इफेक्ट आ जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगी। तो कंसंट्रेशन में किस प्रकार से चेंज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन में किस प्रकार चेंज होता है, ये हम लोग बड़े ही इजीली निकाल सकते हैं। बोलो क्लियर है ये बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई? इसको नोट कर लीजिए। इस टाइप से और भी कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स अगर आए तो आप इस प्रकार से अब सोल्व कर सकते हो। और ज्यादा एग्जांपल्स की बात करने की हम लोगों को नहीं जरूरत, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अभी हम लोग फाइनली अपनी आज की क्लास का टॉपिक जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन के ऊपर में बात करेंगे, इसको नोट कीजिए पहले। तो हाँ स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने ये बात कर ली कि कंसंट्रेशन को बढ़ा देने पर रेट ऑफ रिएक्शन किस प्रकार से चेंज हो जाएगा, ये हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। अभी हम लोग आज की क्लास का टॉपिक जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग नोटबुक और पेन लेकर के बैठे होंगे। अगर नहीं लेकर के बैठे हैं तो मेरी ये बात सुन करके आप लोग अपनी नोटबुक और पेन लेकर के आ जाइए। वीडियो को पॉज करके आ गए हैं अगर, अभी जो मैं चीजें बता रहा हूं आपको उसको आप लोग नोट करते चलिएगा, ठीक है। देखिए जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या है, सबसे पहले ये समझिए। तो मैंने प्रीवियस क्लास में आप लोगों को ऑर्डर के बारे में बताया था। अगर कोई रिएक्शन है, कोई भी रिएक्शन, फॉर एग्जांपल ए गिव्स अस प्रोडक्ट, ये रिएक्शन है। अगर इस रिएक्शन में जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जो अभिक्रिया का वेग है, वो अभिकारक की सांद्रता यानी कि A की कंसंट्रेशन की 0 पावर पे डिपेंड करे, कौन सी पावर पे, 0 पावर पे, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। समझ में आ गई बात? तो मैं अब यहां पे लिखने जा रहा हूं A gives us प्रोडक्ट। इसके लिए हम लोगों को दिया गया है dx अपॉन dt प्रोपोर्शनल टू a टू द पावर 0। a की पावर 0 क्यों लिखी? क्योंकि जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती तो a की पावर 1 पे डिपेंड करती, सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन होती a की पावर 2 पे डिपेंड करती, थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन होती तो a की पावर 3 पे डिपेंड करती। क्लियर है ये बात आप लोगों को? अब बताओ, जब हम ये साइन हटाते हैं तो हम क्या लगाते हैं, रेट कांस्टेंट k आता है हमारे पास, तो हम क्या लिख देंगे dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू k0। बताओ k0 क्यों लिख रहा हूं मैं? k0 लिखने का मतलब ये है कि हमको पता चल जाए कि हम लोगों ने यहाँ पे जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करी है। अगर आप k0 ना लिख करके ओनली k लिखो तब भी सही होगा,
बट K0, K फर्स्ट, K सेकंड, K थर्ड लिख देने से ये पता चल जाएगा कि आप कौन से ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हो। बोलो क्लियर है ये बात आपको? तो K0 एंड A टू द पावर 0। अब आप लोग ये बताइए, आई होप मैथमेटिक्स के और बायोलॉजी के भी जो स्टूडेंट्स हैं सभी को ये चीज तो पता होगी कि किसी भी चीज की पावर अगर 0 होती है तो वो क्या बन जाता है? वो 1 बन जाता है। तो a की पावर 0 क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। और उस 1 को जब मैं K0 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये मेरे पास बन जाएगा dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू K0। तो ये मेरे पास में एक इक्वेशन आ गई, dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू K0। बोलो क्लियर है ये बात आप लोगों को? इस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं कि ये शून्य कोटि अभिक्रिया की अवकलित वेग समीकरण है। कौन सी है? अवकलित। ये शून्य कोटि अभिक्रिया की अवकलित वेग समीकरण है, यानी कि डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है, जहां से हम लोग इस रेट कांस्टेंट की वैल्यू पता नहीं लगा सकते हैं। इस रेट कांस्टेंट की वैल्यू पता नहीं लगाई जा सकती। तो K0 की वैल्यू पता करने के लिए हम लोगों को जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या डेराइव करनी पड़ेगी? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। हम लोगों को क्या पता करनी पड़ेगी? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, यानी कि हम इसको बोलते हैं समाकलित वेग समीकरण। समाकलित वेग समीकरण। देखिए वापिस मैं एक बार बता दूं आप लोगों को, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोगों ने बात करी कि अगर A मिलकर के प्रोडक्ट बना रहा है तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा dx अपॉन dt वो A की पावर 0 पे डिपेंड करेगा, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, समानुपाती होगा। हो गई बात समझ में? जब इस समानुपाती के चिन्ह को, प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हम हटाते हैं तो रेट कांस्टेंट आता है। रेट कांस्टेंट आ गया आपके पास में। अगर a की पावर 0 है तो ये वैल्यू 1 बन जाएगी, और इस 1 को जब K0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो K0 बन जाएगा। तो फाइनली हमारे पास में एक इक्वेशन आएगी dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू K0। बोलो क्लियर है ये बात? समझ में आ गई? इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है, अवकलित वेग समीकरण है। और इससे हम लोग ये देख सकते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में चाहे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कुछ भी क्यों ना हो, चाहे अभिकारक की सांद्रता कुछ भी क्यों ना हो, उस रिएक्शन का रेट कितना होगा? जितना कि उसका रेट कांस्टेंट होगा। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? शून्य कोटि की अभिक्रिया की अवकलित वेग समीकरण से हमें यह पता लग सकता है कि अभिकारक की सांद्रता चाहे कुछ भी हो, उस अभिक्रिया का वेग उसके वेग नियतांक के बराबर होगा। समझ में आ गई? वापिस मैं इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बोल दे रहा हूं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर चाहे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कुछ भी क्यों ना रही हो, उसका जो रेट होगा वो उसके रेट कांस्टेंट के इक्वल होगा। देखो dx अपॉन dt इज इक्वल टू K0 आ गया। क्या इस इक्वेशन में कहीं पर भी जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है उसका जिक्र हो रहा है? नहीं हो रहा। इट मींस जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हमेशा उसके रेट कांस्टेंट के इक्वल होगा। ये बात ध्यान रखना आप लोग अपने माइंड में अभी से फिट कर लो कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन आ गई मतलब जो K की वैल्यू है वही उसका रेट है। समझ में आ रही है बात? हम लोग इस इक्वेशन से रेट कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोगों को जीरो ऑर्डर रिएक्शन की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन डिराइव करनी पड़ेगी, यानी कि समाकलित वेग समीकरण हम लोगों को प्राप्त करनी पड़ेगी। समझ में आई ये बात? उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे?
तो हम लोग dx अपॉन dt इक्वल टू k0 में इस dt को इधर मल्टीप्लाई कर दें, इस dt को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा dx इज इक्वल टू k0 dt। बोलो क्लियर है ये बात? मैंने यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो dx इज इक्वल टू k0 dt हो गया। इसको मैं बोल दूं इक्वेशन नंबर 1, या इसको अपन इक्वेशन नंबर 1 बोल दें, इसको मैं बोल दूं इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 तो क्या है? डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है। अभी हम लोगों को अगर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन चाहिए, अगर समाकलित वेग समीकरण चाहिए तो मैं क्या बोलूंगा? हम ये लिखेंगे इक्वेशन 2 का इंटीग्रेशन करने पर हम लोग क्या करने वाले हैं? जो इक्वेशन नंबर 2 आई है, जो समीकरण नंबर 2 आई है, उसका दोनों तरफ क्या कर देंगे? समाकलन कर देंगे। तो देखो dx, ठीक है, समाकलन कर रहे हैं हम लोग, तो dx इज इक्वल टू, देखो k0 तो कांस्टेंट है, तो ये तो बाहर रह जाएगा, थोड़ा बड़ा लिख दे रहा हूं मैं, आई होप आप लोगों को थोड़ी दिखने में दिक्कत हो रही है। तो देखिए मैं लिख दे रहा हूं dx इज इक्वल टू, k0 कांस्टेंट है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th के अंदर बेसिक के अंदर कि जो कांस्टेंट होता है वो कभी भी इंटीग्रेशन के अंदर नहीं आएगा, वो बाहर रह जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे k0 और इस dt के आगे यहां पे हम लोग कर देंगे ये dt, ये लीजिए। तो ये समाकलन कर रहे हैं हम लोग, तो यहां पे dx का क्या बन जाएगा? x इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट तो ऐसे कैसे पड़ा रहेगा, तो x इज इक्वल टू k0 dt का क्या हो जाएगा? t प्लस, तो x इज इक्वल टू k0 t प्लस यहां पे आ जाएगा c। ये c क्या है? तो ये c है समाकलन स्थिरांक, इंटीग्रेशनल कांस्टेंट, समाकलन स्थिरांक है। ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई, ये लीजिए, समझ में आ रही है बात? इसको हम लोग बोल दें इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक आप लोगों को। अभी हम लोगों को अगर इस c की वैल्यू निकालनी है, अगर इस c की वैल्यू निकालनी है तो हमको एक कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी, हम लोगों को एक कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। वो कंडीशन क्या है वो देखिए आप लोग। तो इसके लिए मैं आप लोगों को ये बोल रहा हूं, आप एक बार इसको नोट कर लीजिए पहले, ताकि फिर हम लोग यहां लिख दे रहा हूं मैं, इस जगह पे दिख जाएगा आप लोगों को। देखिए एक रिएक्शन है जिसमें A मिलकर के प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है। मैं इस वाले टॉपिक को यहां से हटा दे रहा हूं, आप लोग ध्यान रखिएगा कि हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। थोड़ा सा स्पेस कम होने की वजह से हम लोगों को लिखने में बड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि इनमें से कोई चीज ऐसी भी नहीं है जिसको मैं मिटा करके वापिस लिख दूं, कुछ ऐसा भी नहीं हो सकता। एक कोई रिएक्शन है जिसमें A मिलकर के प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है, समझ में आ गई बात? जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई, यानी कि T इज इक्वल्स टू 0, T इज इक्वल्स टू 0, तो प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन कितनी होगी? 0। और इसकी कंसेंट्रेशन में मान लूं स्मॉल a, क्या मान लूं? स्मॉल a, यानी कि जब T इक्वल टू 0 है तो पूरा का पूरा क्या है? A है, ये बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। When T is not equals to 0, यानी कि जब रिएक्शन स्टार्ट हो गई तो प्रोडक्ट कुछ ना कुछ बन जाएगा। जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई तो प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं बना, ठीक है। लेकिन जब रिएक्शन स्टार्ट हो गई तो प्रोडक्ट कुछ ना कुछ बन जाएगा। कितना बन जाएगा? तो मैं बोल दूं x। तो जब प्रोडक्ट x बन गया तो इस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी बच गई?
a माइनस x। समझ में आ गई ये बात आप लोगों को? जब t इज इक्वल टू 0 है तो इसकी कंसंट्रेशन a है, और जब इसकी कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बन गया तो इसकी कंसंट्रेशन बन जाएगी a माइनस x। समझ में आ गई? अभी आप वापस आओ इक्वेशन नंबर 3 पे। मैं ये बोल रहा हूं अगर आपको c की वैल्यू निकालनी है तो आपको एक कंडीशन अप्लाई करनी है, व्हेन t इज इक्वल टू 0। जब t की वैल्यू 0 थी तो x की वैल्यू भी कितनी थी बताओ? 0। जब t की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू ऑलरेडी 0 है। ठीक है बात? जब t की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 0। ये दोनों वैल्यूज t की वैल्यू और x की वैल्यू, ये दोनों वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में रख दो आप लोग। तो देखो x की जगह 0, तो 0 इज इक्वल्स टू k0 इनटू t की वैल्यू 0 तो 0 प्लस c रख दिया। अब बताओ 0 इज इक्वल टू k0 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 प्लस, तो 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 0, यानी कि c की वैल्यू कितनी आ गई? c की वैल्यू आ गई 0। तो ये c की वैल्यू आ गई 0। इस c की वैल्यू को वापस यहां रख दो तो इक्वेशन ओनली क्या बन जाएगी? x इज इक्वल टू k0t। हालांकि यहां पे c की वैल्यू 0 आ रही है, बट फिर भी आप लोगों को ये कांस्टेंट यहां पे लगा करके c की वैल्यू को निकालने के लिए ये कंडीशंस अप्लाई करनी पड़ेगी। समझ में आ गई बात? तो अभी जब हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 3 में c की वैल्यू रख दी तो हम लोगों को मिल गया x इज इक्वल्स टू k0t, और जब हम लोग यहां से k0 की वैल्यू निकालेंगे ये बन जाएगा x अपॉन t। इसको हम लोग बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 4। और ये इक्वेशन नंबर 4 क्या है? ये जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है, यानी कि समाकलित वेग समीकरण है। हो सकता है आप लोगों के एग्जाम में जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को डिराइव करना भी आ जाए, या इसके ऊपर बेस्ड कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आप लोगों को दे दी जाए। देखो अगर आप लोगों को रेट कांस्टेंट निकालना है k, तो x बाई टी। x क्या है? कंसंट्रेशन में चेंज, और t क्या है? टाइम है। तो किस प्रकार से हम लोगों ने जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन थी, समाकलित वेग समीकरण थी, उसको व्युत्पत्ति कर लिया, डिराइव कर लिया। समझ में आ गया होगा आप सभी लोगों को? कोई डाउट नहीं है यहां तक? अभी इसको आप लोग एक बार नोट कीजिएगा। ध्यान रखिए यहां से स्टेप स्टार्ट हुआ है अपना, यहां से ये वाला है, फिर ये, फिर इसके बाद में ये है, फिर ये है, फिर ये है। थोड़ा स्पेस कम होने की वजह से लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम्स आई है, तो आप लोग एक बार थोड़ा मैनेज करिए अपने हिसाब से, इसको नोट कीजिए। अभी हम लोग आगे वापस इसी टॉपिक्स के ऊपर थोड़ी बात और करनी है। इसको नोट कीजिए, k0 इज इक्वल्स टू x अपॉन t। ये क्या है? ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है, समाकलित वेग समीकरण है। ठीक है बात ये इतनी। अभी हम लोग एक और टॉपिक की बात करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ टाइम या हाफ टाइम भी बोलते हैं इसको। हाफ लाइफ को छोड़ो एक बार, आप लोगों ने इतना टॉपिक ध्यान में रखो, हाफ टाइम। हाफ टाइम को हिंदी में क्या बोलते हैं? अर्ध आयु काल। अर्ध आयु काल, अर्ध आयु काल। देखिए हाफ टाइम या अर्ध आयु काल क्या होता है? कोई रिएक्शन है जिसमें ए मिलकर के प्रोडक्ट बना रहा है। स्टार्टिंग में क्या होगा? जब रिएक्शन स्टार्ट हुई नहीं तब क्या होता है? ये होता है 100%, ये होता है 0%। जब रिएक्शन पूरी हो गई तब क्या होता है? ये होता है 100%, ये होता है 0%। किसी भी रिएक्शन का ऐसा टाइम, किसी रिएक्शन का ऐसा टाइम जब 50% रिएक्टेंट बच जाता है आपके पास। तो आपने स्टार्टिंग में टोटल लिया कितना था? 100%।
अगर 50% बच गया, मतलब 50% कहाँ गया, प्रोडक्ट में, तो ये लीजिए किसी भी रिएक्शन का ऐसा टाइम जिसके अंदर अभिकारक और उत्पाद, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो जाए, आधी आधी 50-50% हो जाए, उस टाइम को हम लोग बोलते हैं हाफ टाइम, जिसको डिनोट किया जाता है टी हाफ से, T1/2, टी हाफ से। समझ में आ गई ये बात? अभी आप लोग देखिए जो मैंने कंडीशन अप्लाई करी थी कि ये A मिलकर के प्रोडक्ट बना रहा है when T is equals to 0 and when T is not equals to 0। जब T 0 है इसकी कंसंट्रेशन होगी 0 और इसकी कंसंट्रेशन होगी A। जब रिएक्शन स्टार्ट हो गई तो प्रोडक्ट कुछ ना कुछ बन गया है ना, और इसकी कितनी बन गई, A माइनस एक्स। समझ में आ गई? ये A क्या है, तो ये A है हमारे पास, मैं बोल दूं प्रारंभिक सांद्रता। ये क्या है, प्रारंभिक सांद्रता, जिसको बोला जाता है इनिशियल कंसंट्रेशन। जो रिएक्टेंट था उस रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन ये है। अब मैं ये कहूं when T is equals to T हाफ, जब ये टाइम आधा हो जाएगा, जब ये टाइम आधा हो जाएगा तो स्टार्टिंग कंसंट्रेशन का हमारे पास ओनली कितना बचेगा, आधा बचेगा। तो उस कंडीशन में x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो इस x की वैल्यू आ जाएगी A/2, A का आधा। ठीक है, स्टार्टिंग में हम लोगों ने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ली है A और 50% का मतलब T हाफ का मतलब उसका 50% खत्म हो गया। तो जब A का 50% खत्म हो गया तो वो कितना बच गया, A माइनस A/2। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, A/2। ये दोनों वैल्यूज आप लोग क्या करो, इस इक्वेशन के अंदर रख दो। तो देखो इस T को अपन इधर ले जाएंगे तो T हाफ इज इक्वल्स टू x अपॉन K0। ठीक है बात? और जब ये सॉरी पहले मैं ओनली इतना लिख दूं, ये लीजिए इस रिएक्शन को मैंने इस टाइप से लिख दिया, K0 को यहां ले आया, T को यहां ले आया। अब जब T को कर देंगे T हाफ तो x की जगह क्या बन जाएगा, A/2 बन जाएगा। तो A/2 K0, ये लीजिए, ये छोटी सी इक्वेशन। ज्यादा कोई फिजिक्स के अंदर जैसे बहुत बड़ी बड़ी डेरिवेशंस होती है, 2-2 वोल्ट की, 3-3 वोल्ट की, केमिस्ट्री के अंदर उतनी बड़ी कोई डेरिवेशन नहीं आएगी आपके पास, छोटी मोटी डेरिवेशन है। इस इक्वेशन से हम लोगों ने ये इक्वेशन कैसे डेराइव करी, तो आप लोगों को जस्ट अपने माइंड में ये सोचना है कि जब टाइम आधा होगा तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अपने आप आधी पूरी हो जाएगी, तो x की वैल्यू कितनी बन जाएगी, x की वैल्यू A/2 बच जाएगी। कई स्टूडेंट को यहीं पर सोचने में दिक्कत होती है कि ये क्या है। ठीक है, बात ये इतनी समझ में आ गई? तो आप लोगों के लिए इस जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि एक तो आप लोगों को इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन यानी कि समाकलित वेग समीकरण डिराइव करनी आनी चाहिए। कौन सी वाली, ये वाली। नंबर 2, आप लोगों को जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो हाफ टाइम है, जो अर्ध आयुकाल है, वो आप लोगों को पता होना चाहिए। ये ओनली जीरो ऑर्डर में नहीं, इसके बाद में जब हम लोग करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हमारे 12th के सिलेबस में जीरो ऑर्डर रिएक्शन है और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी जब हम लोग करेंगे तो उसके अंदर भी आप लोगों को इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन यानी कि समाकलित वेग समीकरण, ये नहीं होगी कुछ और होगी, बट उसको डिराइव करना आना चाहिए। और उसी तरीके से ये जो हाफ टाइम है इसको भी डिराइव करना आना चाहिए। तो आज की इस क्लास में हम लोग केवल जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। क्या होती है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसके अंदर जो रेट है वो रेट कंसंट्रेशन की पावर 0 पे डिपेंड करे, वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है। जब हम लोगों ने उसके लिए रिएक्शंस बनाई, इक्वेशंस बनाई,
तो जो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन बनी, जो अवकलित वेग समीकरण बनी, उसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि dx अपॉन dt इक्वल था k0 के, यानी कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चाहे कुछ भी हो, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली इक्वल होता है किसके, रेट कांस्टेंट के। यानी कि अगर आपको कहीं पर भी क्वेश्चन में दे दिया जाए कि जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, इसका रेट कांस्टेंट इतना है, मतलब वो उसका क्या है, रेट है उस रिएक्शन का। ये बात क्लियर। फिर इस इक्वेशन से हम लोगों ने ये वाली इक्वेशन डिराइव कर ली और यहां से हम लोगों ने हाफ टाइम भी निकाल लिया। अभी जाने से पहले आप लोगों को जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, उस जीरो ऑर्डर रिएक्शन के ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स मैं सोल्व करा दे रहा हूं, बाकी की एक दूंगा जिसको आप लोग खुद से सोल्व करेंगे। उससे पहले आप लोग इसको नोट कीजिए। अभी मैं आप लोगों को एक क्वेश्चंस बता रहा हूं, इसको नोट कीजिए आप लोग। देखिए स्टूडेंट्स, अभी हम लोग जो टॉपिक हम लोगों ने पूरा किया है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, उसके ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, और ये आपके बुक का ही एक न्यूमेरिकल है। मैंने मेरी तरफ से कोई भी न्यूमेरिकल आपको कभी सोल्व नहीं कराया, जो आपकी बुक के अंदर न्यूमेरिकल दिया गया है वही न्यूमेरिकल मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। देखो ये बोल रहा है कि एक रिएक्शन है, हालांकि ये रिएक्शन डायरेक्ट नहीं दे रखी बुक के अंदर, बुक में ऐसा दिया गया है कि जब अमोनिया का विघटन होता है, जब अमोनिया टूटती है N2 में और H2 में, यानी कि ये रिएक्शन बनेगी, तो वो रिएक्शन शून्य कोटि की अभिक्रिया है, यानी कि जीरो ऑर्डर की है। तो n के लिए वैल्यू यहाँ पे जीरो आ गई, और उसकी जो रेट है, सॉरी रेट कांस्टेंट है k, उस k की वैल्यू दी गई है इतनी। अब आप लोगों को रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2 एंड H2, N2 और H2 के बंधने की दर आप लोगों को ज्ञात करनी है, इसके बंधने की दर और इसके बंधने की दर। मैंने आपको क्या कहा कि किसी रिएक्शन के अंदर अगर 3 या 4 रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जितने भी हैं, आपको अगर एक का रेट पता लग जाए तो आप लोग बाकी का रेट अपने आप पता कर सकते हो। ठीक है बात। अभी मैंने क्या कहा कि अगर शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है, अगर जीरो ऑर्डर की रिएक्शन होती है, तो उस रिएक्शन का रेट वो ही होता है जो कि उसका रेट कांस्टेंट होता है। यानी कि यहां पर इस रिएक्शन की जो स्टोइकियोमेट्री बनेगी, जो रस समीकरण युक्ति बनेगी, वो बनेगी RNS3/2 इज इक्वल्स टू, देखो RNS3/2 इज इक्वल्स टू RN2 इज इक्वल्स टू RS2/3। इसके डीकंपोजिशन की रेट, इसके विघटन की दर, तो RNS3/2 इज इक्वल्स टू, ठीक है, इसके डीकंपोजिशन की रेट कितनी होगी, उतनी ही होगी जितना इसका रेट कांस्टेंट है। तो 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये लीजिए, ये बात समझ में आ गई आप लोगों को, कोई डाउट नहीं है यहां तक। तो RNS3/2 की वैल्यू कितनी आ गई, ये इतनी आ गई। अभी आप लोगों को सॉल्व क्या करना है, देखो एक चीज ये ध्यान रखो, इस रिएक्शन में आप में से कई लोग ये सोचते हैं कि RNS से हम लोगों को निकालना है तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। इस NS3 का जो रेट है वो कितना होगा, -1/2 dNS3/dt कितना होगा, समझ में आ गई ये बात, इज इक्वल्स टू K0। अभी हम लोग एक रिएक्शन निकाल के गए थे इक्वेशन, जिसमें ये लिखा था dx/dt इज इक्वल्स टू K0, यानी किसी भी रिएक्शन का जो रेट है वो उसके रेट कांस्टेंट के इक्वल होता है। तो इसका जो रेट है रिएक्शन का, ये इसके K0 के इक्वल होगा। समझ में आ गई ये बात आप लोगों को अच्छे से। अब यहां पर सॉरी, अभी जो मैंने कहा मिस्टेकली, वापिस से मैं आप लोगों को स्टेटमेंट दे रहा हूं, एक बड़ी ध्यान से सुनिएगा आप लोग। ये मैंने लिख दिया
1/2 dNH3 अपॉन dt। अभी जो NH3 के खर्च होने का रेट है वो ओनली इतना इतना है, ये आगे कोफिशिएंट है, यानी ये दो इधर से आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जो माइनस डी NH3 अपॉन dt है वो क्या बन जाएगा, वो दो इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बनेगा 5 इंटू 10 की पावर -4 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये लीजिए, समझ में आ गई बात। अब मैंने आप लोगों को आगे बताया हुआ है कि जितनी देर में इसके 2 मोल खर्च होंगे, इसका 1 मोल खर्च होगा और इसके 3 मोल बनेंगे, तो इसकी जो रेट आएगी इससे इसकी रेट क्या आएगी, हाफ। अगर इसकी 5 इंटू 10 की पावर -4 है तो इसकी कितनी आएगी, 2.5 इंटू 10 की पावर -4 ये आएगी, और इसकी कितनी आएगी 7.5 इंटू 10 की पावर -4। ये मैंने आपको स्टोइकियोमेट्री वाले क्वेश्चन में बता दिया था। तो अभी आप लोगों का काम क्या है, इस NH3 की रेट को आप लोगों ने निकाल ली। अब आपको क्या करना है, आप लोग N2 की रेट निकाल लोगे और H2 की रेट निकाल लोगे। समझ में आ गई बात अच्छे से, कोई डाउट है यहां तक आप लोगों को नहीं है। केवल एक बात का ध्यान रखना, जब इस टाइप से आपको कोई रिएक्शन दी जाए और रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी जाए तो उसका सॉल्यूशन आपको इस प्रकार से करना है। ये 1/2 आगे मैंने लगाया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा हुआ था, लेकिन ओनली NH3 के डिकम्पोजिशन की रेट क्या है, ये है, तो ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जो माइनस dNH3 अपॉन dt आएगा वो 2K0 आएगा, ठीक है। और अगर एक की रेट हमारे पास आ गई तो बाकी जितने भी चीजें हैं सबका रेट हम लोग पता कर सकते हैं। तो इसका रेट मैंने आप लोगों को बता दिया। अब N2 के बनने का रेट और H2 के बनने का रेट, वैसे तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि N2 के बनने का रेट 2.5 इंटू 10 की पावर -4 आएगा और H2 के बनने का रेट 7.5 इंटू 10 की पावर -4 आएगा। लेकिन आप लोग इसको खुद से ट्राई करिएगा। अभी जो 2-3 क्लास पहले मैंने आपको स्टोइकियोमेट्री बताई थी, रस समीकरण नीति बताई थी, उसके बेस पे ये क्वेश्चन सोल्व आउट होगा। आई होप मैंने आज जो आप लोगों को बताया जीरो ऑर्डर रिएक्शन, उसमें आप लोगों को कोई डाउट नहीं है। क्या करना है आपको वापस बताऊं मैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है इसका मतलब समझना है, उसकी अवकलित रेट समीकरण डिफरेंशियल रेट इक्वेशन निकालनी है, वहां से आप लोगों को इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन समाकलित वेग समीकरण निकालनी है, और वहां से उसका हाफ टाइम यानी कि अर्ध आयुकाल निकालना है। और न्यूमेरिकल की बात थी तो न्यूमेरिकल मैंने आप लोगों को सोल्व करवा दिया। अभी आज की इस क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। जैसे आज पढ़िए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, वैसे आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।